नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ना। ओके, सो आज है 14 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, सो लेक्चर की बात करूं अगर मैं, तो ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गाइज सफिशिएंट होता है। एंड इसी लेक्चर में हम करते हैं पहले क्विक रिविजन एंड करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आज से रिलेटेड जितने भी बन सकते थे टॉप 10 क्वेश्चन वो मैं लेके आई हूँ। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डे ऑफ द वर्ड। सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और लास्ट में मुझे आप प्लीज बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, एंड बात करते हैं लेक्चर की। तो लेक्चर आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोज आए उनकी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जल्दी से जय हिंद जय भारत। और जय हिंद जय भारत के साथ हम स्टार्ट करते हैं सेशन। और सेशन के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं सबसे पहले थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे क्या है गाइस आज का? तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। ठीक है, तो मंजिलें क्या है? बड़ी जिद्दी होती हैं, वो आपको आसानी से नहीं मिलेंगी। ठीक है, वहां तूफान आएगा, आपको हराने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आपकी कश्ती है वही अगर जिद्दी हो गई तो आपको तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। अब करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन, जो भी हमने कल के दिन हमने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा था उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फर्स्ट है, किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत में नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा भी हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। सेकंड है, किस राज्य सरकार में फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है थर्ड, किसने अभी 2023 का सुपर बेट रिपेड एंड ब्रिटिश पोलैंड जीत लिया है? तो मैग्नेस कार्लसन ने अभी इस को अपने नाम कर लिया है, जो कि 2023 का सुपर बेट रिपेड एंड ब्रिटिश पोलैंड जीता है। नेक्स्ट फोर्थ है, किस देश में निप्रो नदी पर कखोवा का बांध जो है वो टूट गया है? तो वो किस देश में है? तो ये यूक्रेन में है, याद रखिएगा। 2014 में इसे रूस ने अपने मतलब बोल सकते हैं कि रूस ने जो है निप्रो नदी के ऊपर जो बांध था, निप्रो नदी को ही उसने हथिया लिया था 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, किस राज्य सरकार ने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दे दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी गोला नदी पर जो 30 जून तक का खनन जारी रखने की अनुमति थी वो जारी कर दिया है। इससे पहले 31 मई तक का था। ओके, नेक्स्ट है सिक्स, कौन सा देश जो है जुलाई 2023 तक का बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने वाला है? तो रूस ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ है, किसने अभी स्ट्राइक 1 कोर के कमांडर के रूप में पदभार को ग्रहण कर लिया है? तो संजय मित्रा ने अभी हाल ही में स्ट्राइक 1 कोर के कमांडर के रूप में अभी पदभार को ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट एट्थ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने अभी ही द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट 9 है, भारत और कौन सा देश ऐसा है जो कि 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुआ है? तो साइबेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट 10 है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपनी पहली राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। यहाँ हमने कर लिया है कल का क्विक रिवीजन एंड अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आज 14 जून 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड when has the world child labor prohibition day has been celebrated recently? तो अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड डे मनाया जाता है, जो कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट होता है। तो 12 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। तो 12 जून को हम हर साल मनाते हैं विश्व बाल श्रम दिवस, जो कि बच्चों की मजदूरी करने से रोकता है, कि बच्चों को मजदूरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
अब इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को जरा समझ लेते हैं एक बार। तो प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है केवल वो है कि बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है, ताकि विश्व बाल श्रम निषेध जो कि दिवस है उसको मनाया जाता है, ताकि बाल श्रम के खिलाफ जितने भी वैश्विक आंदोलन हो रहे हैं उन्हें हम प्रेरित कर सके और इसे रोका जा सके। तो इस साल की जो थीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि जो डे होता है एंड डेज के जितने भी थीम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वन डे एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 की जो थीम है वो है सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम का अंत। तो याद रखिएगा सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सभी के लिए सामाजिक न्याय होना चाहिए, बाल श्रम का अंत होना चाहिए, ये इस साल की थीम रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 2002 में इस कार्यक्रम की शुरुआत करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दिया था। नेक्स्ट है इस दिन का जो उद्देश्य है वो व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के बाल श्रम का मुकाबला करने और इसके स्थायी अनुमूलन की दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा इन सभी इंफॉर्मेशन को। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सभी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रमुख कौन है? तो प्रमुख है गिलबर्ट होंगबो। तो याद रखिएगा गिलबर्ट होंगबो जो है वो क्या है, इसके प्रमुख है, ओके, हेड है। और बात करें अगर कि ILO की जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड, ओके, सॉरी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ओके। और इसकी स्थापना कब की गई थी? और बात करेंगे ILO की जो एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत बेसिक है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकंड। हाल ही में किस देश में कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो विच कंट्री रिसेंटली वॉन द हॉकी जूनियर एशिया कप द डिफीट कोरिया? तो अभी हाल ही में कोरिया को हराकर अभी भारत की महिलाओं ने अभी इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है, जो कि हॉकी जूनियर एशिया कप। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो भारत ने अभी क्या किया है, हाल ही में कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप को अपने नाम कर लिया है। तो वो चैंपियन बन गई है भारत की बेटियां। और इसी के हम अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बात करते हैं जो कि 2 जून से 11 जून तक जापान के काकामिगाहारा में आयोजित हो रहा था, जिसका नाम है जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता। इस फाइनल मुकाबले में रविवार की बात करें तो भारतीय जूनियर 8 महिलाओं की जो टीम थी, जो कोरिया को 2-1 से गोला करके पराजित कर पहली बार चैंपियन बनी है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की महिलाओं ने ये कारनामा किया है और ये पहली बार चैंपियन बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया। यानी इससे पहले जो है कंटिन्यूसली कौन जीत रहा था? कोरिया जीत रहा था। उसी चैंपियन टीम को हराकर भारत ने इतिहास रच दिया है, जो कि 2-1 से हराया है। भारत ने जूनियर महिला एशिया कप का खिताब पहली बार जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था 2012 में था, और इस साल यानी 2023 में जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता ने जीत लिया है महिलाओं ने, ठीक है। जो कि टीम थी बैंकॉक में पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चीन ने इसे 2-5 से हरा दिया था तब 2012 में, ठीक है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। अब बात करेंगे भारत की ओर से अन्नू और नीलम ने क्रमशः 21वें और 40वें मिनट में गोला दागा, जबकि कोरियाई टीम की तरफ से पार्क सेआओ योआन ने 24वें मिनट में एकमात्र एक ही गोला किया। तो जो गोल करने वाली जो दो प्लेयर थे उनका नाम था अन्नू नीलम, जिन्होंने 21वें और 40वें मिनट में इन्होंने गोल किया और यहाँ पे ये चैंपियनशिप को जीत गई है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो कि थर्ड है। हाल ही में केरन काजी जो है किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं? तो रिसेंटली केरन काजी हैज बिकम द यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ विच कंपनी? तो जिनकी पर्टिकुलर आप इमेज देख रहे हैं, ये जो है अभी हाल ही में सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। ओके, तो ये कौन सी कंपनी के बने हैं? कंपनी का नाम है ऑप्शन बी यानी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने अभी केरन काजी को अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर नियुक्त किया है, जो कि सबसे कम उम्र के हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि केवल मात्र सिर्फ 14 साल के हैं, जिन्हें नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नियुक्ति दी गई है। कंपनी की तकनीकी रूप से चुनौतियां और मजेदार इंटरव्यू की प्रक्रिया पास करने के बाद ही केरन काजी को नौकरी की पेशकश दी गई थी। वही केरन काजी की बात करें तो स्पेस एक्स द्वारा नियुक्ति किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। वहीं सैन फ्रांसिस्को में स्थित काजी संता केलरा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, केवल और केवल 14 साल की उम्र में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं और सिर्फ वो जो 14 ईयर का होता है कोई भी स्टूडेंट, तो वो 9th या 10th में होता है, लेकिन यहाँ पे केरन काजी ने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है। तो ये होती है लगन। ओके, अब डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम? तो अभी आप पर्टिकुलर इमेज को देख के समझ ही गए होंगे कि सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम जो है मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग जल्दी से कुछ पॉइंट्स हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लर्न एंड अर्न प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि युवाओं के उन कौशल से लैस करेगा जो नियोक्ताओं द्वारा अधिक मांग करते हैं। तो जो यहाँ के जो युवा हैं मध्य प्रदेश के, उनको पहले क्या करेंगे, लर्न कराएंगे, उसके बाद ही उनको नौकरी दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले उन्हें स्किल देंगे, स्किल देने के बाद ही उन्हें वो काम दिया जाएगा, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो उन्हें हायर कर सके। इस योजना के लिए कुल 703 प्रशिक्षण क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को भी। अब बात करते हैं सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम के बारे में। तो कार्यक्रम के एक नए कौशल प्राप्त करने के अलावा इसमें 8,000 रुपए से 10,000 रुपए का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। इस पहल का जो उद्देश्य है, यहाँ पे उद्देश्य रखा गया है ताकि एक लाख से जो युवा है, 1 लाख युवकों को क्या करेंगे, परीक्षण दिया जाएगा, और परीक्षण के साथ साथ प्रतिष्ठानों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए पंजीकरण खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार बताया गया है कि सरकार जो है युवाओं को रोजगार के अवसर से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कार्यक्रम में सफल प्रतिभागी जो होगा वो 1 अगस्त से काम शुरू होगा। तो 1 अगस्त से ये जो योजना है वो लागू हो जाएगी, जो कि 1 लाख युवकों को, यूथ को यहाँ पे नौकरी देने की बात की गई है। पहले उन्हें लर्न कराए जाएंगे, उसके बाद उन्हें अर्निंग की जाएगी। तो याद रखिएगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। कोई भी डाउट हो तो डाउट आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट लेके आपको नहीं जाना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हाल ही में मंगल ढिल्लो का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो मंगल ढिल्लो हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो जो जिन्हें आप देख रहे हैं इस इमेज में, इन्हीं का नाम है मंगल ढिल्लो, जो कि एक कौन है, अभिनेता है, एक्टर है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा मंगल ढिल्लो का निधन हो गया है, जो कि एक एक्टर है। ठीक है, थे मतलब। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th है। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 में कौन सा देश जो है भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023? तो FDI यानी कि 4th मतलब बात करें कि फॉरन में बात कर सकते हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल ईयर जो 2023 रहा है हमारा जो है अभी, उसमें जो भारत में जो चौथा जो सबसे बड़ा निवेशक बनकर कौन सा देश उभरा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी UAE। तो जो UAE है वो जो है अभी हमारा सबसे
चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ ली जाए तो सरकारी आंकड़ों की बात करूं अगर मैं, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है यानी यूएई, उसने 2022-23 के दौरान भारत का जो है वो चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। यूएई जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई 3 गुना बढ़ाकर कितना हो गया है, 3.35 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ है। इस साल 2022-23 की बात की जा रही है। वही फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करूं तो इसमें 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो है सिंगापुर जो है वो भारत का सबसे बड़ा निवेशक बना है, दूसरा। उसी की बात करूं, नेक्स्ट बात करें अगर हम मॉरिशस की, तो मॉरिशस भी जो है 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वो जो तीसरे स्थान पर है। यूएस की बात करें तो 6 बिलियन के साथ, 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वो फोर्थ पर है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्चुअली गलत बोल दिया है, तो यहाँ पे आप मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 17.2 बिलियन से वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ओके, 6.1 जो है सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पे यूएई है। ओके, माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती से मैंने नंबर में थोड़ी मिस्टेक कर दी। ओके, अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। हाल ही में IATI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन IATI रिसेंटली? तो अभी IATI के जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि पीटर एल्बर्ट जो है अभी हाल ही में IATA के न्यू चेयरमैन बने हैं, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है पीटर एल्बर्ट। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में। तो इंडिगो के सीईओ है जिनका नाम है पीटर एल्बर्ट, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसफर एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष चुनाव के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। बात करें अगर इन्हीं की, तो पीटर एल्बर्ट जो है 2024 जून 2024 के वर्तमान अध्यक्ष। और बात करेंगे आगे, रेवेंडियर के सीईओ है जो कि योवन मंजी के मालिकों की जगह लेने वाले हैं। इंडिगो काफियाती किराए और समय पर प्रदर्शन, विनम्र और परेशानी मुक्त सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। अब बात कर लेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATI की। तो इसकी फाउंडेशन की बात करें तो कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था? तो 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना किया गया था, जो कि कहाँ पे, क्यूबा, और क्यूबा के कहाँ पे, हवाना में। तो याद रखिएगा कि 19 अप्रैल 1945 को इसको स्थापित किया गया था। सॉरी, यह विश्व की एयरलाइंस का एक व्यापारिक संघ है। इसमें 300 सदस्य एयरलाइंस है जो कि कुल हवाई यातायात का 83% का हिस्सा रखता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो कनाडा में है। कनाडा के भी कहां पर? तो मॉन्ट्रियल में। ठीक है, यह एक हवाई परिवहन उद्योग से सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। वहीं बात की गई है इस IATI के द्वारा, जो कि 2050 तक विमान से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित प्राप्त करने के लिए फ्लाई नेट जीरो की पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? IATI के द्वारा, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो इसके सदस्य के द्वारा वित्त पोषित है और एक निदेशक मंडल और एक आम सभा द्वारा इसे शासित किया जाता है, यानी चलाया जाता है। वहीं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो दुनिया का एयरलाइन का सबसे बड़ा एक संगठन है, इसमें करीब 300 विमान कंपनियां शामिल हैं। दुनिया के एयर ट्रैफिक में करीब, इसका बात करें तो 83% है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। संगठन की बात की जाए तो संगठन जो है एविएशन गतिविधियों में सपोर्ट करता है और एविएशन को गंभीर मुद्दे पर पॉलिसी बनाने में भी मदद करता है। वहीं बात की जाए अगर IATI की, तो इसकी स्थापना क्यूबा के हवाना में 19 अप्रैल 1945 को हुआ था। स्थापना के समय IATI की बात करें तो इसमें 31 देशों में से 57 सदस्य थे, जिसमें से अधिकतर जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सदस्य बने थे। आज की बात करें वर्तमान समय में, तो अभी की बात की जाए तो इसमें 120 देशों के 300 सदस्य इस ग्रुप का हिस्सा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें आप याद रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे क्लियर कीजिएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th है। हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली
बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय एप्सन इंडिया। तो पर्टिकुलर इमेज को देख के तो आप समझ ही गए होंगे किसकी बात की जा रही है, ऑप्शन डी यानी कि रश्मिका मंदाना। तो रश्मिका मंदाना को अभी हाल ही में एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। बिल्कुल सही, जो कि साउथ इंडिया की जो हीरोइन है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। आप सभी को कमेंट कर बॉक्स में बताना होगा कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक रश्मिका मंदाना की कौन कौन सी मूवी देखी है और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। तो एप्सन इंडिया ने अपने इक्टो प्रिंटर इकोटेक प्रिंटर के लिए रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह बात करें अगर प्लेयर जब्ट और 7 यूपी टीके हेल्थ केयर के स्वामित्व वाले ईवा और अन्य जैसे अन्य ब्रांडों का समर्थन करती हैं रश्मिका मंदाना, जो कि भारत में ब्रांडों का समर्थन करने वाली 20 हस्तियों की सूची में से वह प्रवेशकों में से एक है। तो ये भी याद रखिएगा, सहयोगियों का जो उद्देश्य है वो प्रिंटर और उनके लाभों के बारे में जागरूकता को फैलाना है। तो याद रखिएगा कि एप्सन इंडिया ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो रश्मिका मंदाना को बनाया है। ओके, अब डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन। हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहां शुरू हुई है, तो वेयर हैज द थर्ड डे G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग स्टार्टेड रिसेंटली। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी वाराणसी। वाराणसी में भी हाल ही में 3 दिवसीय की G20 बैठक हुई थी, जो कि विकास मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो जयशंकर जी ने की है, जो कि हमारे विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री के मंत्री हैं। ठीक है, नई दिल्ली में 10 जून को भारत के वाराणसी में रविवार को G20 समूह के देशों में विकास मंत्रियों ने 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी की है, जिसमें बात की गई है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों के ऊपर बात की जाएगी यानी की गई है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। वहीं विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है, जो कि 11 से 13 जून तक होने वाली इस बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी जो है विशेष रूप से इसमें डिजिटल रूप से इसमें संबोधन करेंगे, यानी किया है उन्होंने। इस बैठक की अध्यक्षता जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद कर रहे थे। वही वाराणसी में यह बैठक जो है बढ़ती विकास चुनौतियों के बीच हो रही थी, जो कि आर्थिक मंदी, कर्ज की समस्या, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और भू राजनीतिक संघर्ष और तनाव के कारण और बढ़ रही है, इन्हीं सभी मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, बात करेंगे आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है 10th है। हाल ही में किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीता है, तो हु हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। तो अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मतलब कि आयोजित किया गया था, तो उस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कौन विजेता टीम रही है, तो वो विजेता टीम रही है ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में भारत को हरा दिया है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में। तो याद रखिएगा, तो विजेता टीम का नाम याद रखना होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। अब इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तो 11 जून को लंदन के कैनिटिंग ओलेव में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया है। ये खिताब जीतने वाली पहली टीम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाज करते हुए पहली पारी में ही 469 रन बनाए थे, जबकि इंडिया ने 296 रन बनाकर ही वह सिमट गई थी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन बनाए थे, 173। ऑस्ट्रेलिया ने 270 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी और भारत के सामने 444 रन का लक्ष्य रखा गया। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 234 रन पर ही वह सिमट गई है, इतने ही रन बना पाई, जो कि मैच जो है 209 रन से हार गई भारतीय टीम और विनर टीम रही है ऑस्ट्रेलिया की। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया विन इन आईसीसी टाइटल मैचेस के बारे में। तो 5 बार वनडे बात करेंगे, 5 बार जो है इसने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है यानी वनडे वर्ल्ड कप, और 2 बार ये चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी जीत चुकी है। 1 टाइम ये T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पुरस्कार राशि जो होती है वो क्या मिलती है, तो प्राइज मनी की बात करेंगे यहाँ पे विजेता टीम को जो है, जो विनर टीम है उसे मिलते हैं 1.6 मिलियन मिला है, और जो उप विजेता जो टीम रहती है जैसे कि भारत रही है तो उसे मिले हैं $8 लाख। ठीक है ना, तो याद रखिएगा
ये इम्पोर्टेंट था। और अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने फेवरेट सेशन की, जो है डे ऑफ द वर्ड। डे ऑफ द वर्ड का जो फर्स्ट जो वर्ड है आज, जो कि है एमिशन। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। एमिशन का मीनिंग क्या होगा? उत्सर्जन। कहीं पे भी अगर ई आता है ना, तो ई का मतलब होगा यहाँ पे एग्जिट से। तो एग्जिट का जो मीनिंग है वो क्या होता है? बाहर निकलना। एग्जिट का मीनिंग क्या होता है? बाहर निकलना। जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब आपको कभी चोट लगती है, तो चोट लगने से क्या होता है? रक्त जो है, ब्लड जो है, उसका क्या होता है? रिसाव होता है। तो जब रिसाव होता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एमिशन का यूज करते हैं। तो किसी भी चीज का बाहर निकलना, उसे ही हम एमिशन कहते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर चिमनियों में देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन, जो ये धुआं है वो बाहर निकल रहा है, यानी कि उत्सर्जन कर रहा है, एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा एमिशन शब्द का, एमिशन का मीनिंग होता है उत्सर्जन। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।